हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नीलताल नामक एक गांव में पूनम अपने पति बृजमोहन के साथ रहा करती थी। पूनम और बृजमोहन के 2 बच्चे भी होते हैं, जिनके नाम महक और कैरव होते हैं। बृजमोहन बत्रा साहब कहकर एक अमीर आदमी के यहाँ नौकर होता है। बृजमोहन, मेरे सभी नौकरों में से सबसे ईमानदार और वफादार सिर्फ तुम ही हो। तुम मेरा हर एक काम एकदम सही ढंग से करते हो। धन्यवाद। बत्रा साहब, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं शुक्रगुजार हूं कि आप जैसे नेक और दिलदार आदमी के यहाँ मैं काम करता हूं। धन्यवाद तो मुझे आपको देना चाहिए। बत्रा को बृजमोहन पर बहुत भरोसा था और बृजमोहन अपना काम पूरी निष्ठा और लगन से ही करता है। बृजमोहन अपने बच्चों के लिए हर 2 दिनों में कुछ न कुछ खाने को लाया करता था। ये देखो बच्चों, तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए क्या क्या लाए हैं। क्रीम रोल, कचौड़ियाँ, आलू जलेबी और मालपुए भी। अरे वाह, धन्यवाद पापा। अरे वाह, धन्यवाद पापा। जी आप भी ना ये सब दे देकर इन दोनों को बिगाड़ दोगे आप। घर का खाना तो इनके गले उतरता नहीं जल्दी, और बाहर का चाहे जितना दे दो। चारों को मिलाकर उनका छोटा सा परिवार बहुत ही खुशहाल होता है। पूनम बहुत पूजा पाठी होती है और वो हर मंगलवार को गांव के भव्य मंदिर में पूरी सब्जी बनाकर भोग देती, जो प्रसाद के तौर पर सभी भक्तों में बांटा जाता और सभी को उसके हाथ की बनी पूरी सब्जी बहुत पसंद आती। बिटिया पूनम, तुम्हारे हाथ की पूरी सब्जी सभी को बहुत पसंद आई। तुम हर हफ्ते इतना सारा पूरी सब्जी का प्रसाद देती हो बनाकर। सच में अम्बे माँ तुम्हारी झोली में हमेशा सुख, खुशियाँ और अच्छाई बनाए रखे। ये मनोकामना करता हूँ मैं। सदा सुहागन रहो बिटिया। धन्यवाद पंडित जी, आपका आशीर्वाद सदैव मुझ पर यूं ही बनाए रखिए, और सबसे ज्यादा मेरे पति और मेरे बच्चों पर। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, लेकिन अचानक एक दिन बत्रा के बंगले से 10 लाख रुपए चोरी होते हैं और बत्रा बहुत घबरा जाता है और तुरंत अपने सभी नौकरों की तलाशी करने लगता है। तभी बृजमोहन के झोले में 5 लाख रुपए मिलते हैं। अरे बृजमोहन, तुमने मेरे पैसे चुराए। 10 लाख रुपए के सिर्फ 5 लाख हैं तेरे पास, बाकी के 5 कहाँ हैं? अरे बेशरम आदमी, अगर तुझे पैसों की ही इतनी जरूरत थी तो सीधे मुंह मांग लेता। यूं इस तरह चोरी चकारी क्यों की? तुझ पर मैंने इतना भरोसा किया, लेकिन आज तूने सारा भरोसा चकनाचूर कर दिया। बत्रा साहब, मेरा यकीन कीजिए, माता रानी की कसम, मैंने कोई चोरी नहीं की और मुझे कुछ नहीं पता कि ये पैसे मेरे झोले में कैसे आए। सच में मुझ पर भरोसा कीजिए बत्रा साहब, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ। अब तो तुझे सजा मिलकर ही रहेगी। तूने गुनाह किया है। जब पुलिस हवालात में लेगी ना, तब मेरे बाकी के 5 लाख भी निकल जाएंगे तेरे पास से। तो रुक अभी, तुझे तो मैं कहीं का नहीं छोड़ूंगा। बत्रा फौरन पुलिस को फोन लगाता है और पुलिस बेकसूर बृजमोहन को गिरफ्तार करके ले जाती है और जेल की सलाखों के पीछे कैद कर देती है। जब पूनम को इस सब के बारे में पता चलता है, तब वो फौरन पुलिस स्टेशन में जाती है। जी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आप बेकसूर हैं, निर्दोष हैं, और ये मैं और अम्बे माँ अच्छे से जानते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगी आपको जेल से बाहर निकालने की। अब कुछ नहीं हो सकता पूनम, तुम कैरव और महक का ध्यान रखो। मेरी गलती क्या थी? मैंने तो हमेशा से ही ईमानदारी का काम किया है और उसका सिला मुझे दिया है किस्मत ने। बृजमोहन जी, आप हिम्मत नहीं हारेंगे। मैंने कहा ना आपको, सब कुछ ठीक हो जाएगा और आपकी बीवी वो सब ठीक करेगी। मैं वकील हायर करके केस लड़ूंगी और अपने सुहाग को निर्दोष साबित करके ही रहूंगी। अम्बे माँ की सौगंध। पूनम मंदिर जाती है और अम्बे माँ से प्रार्थना करती है। अम्बे माँ, मैं और आप ये बखूबी जानते हैं कि बृजमोहन जी ऐसी गलती और ऐसा घटिया घिनौना गुनाह कभी नहीं करेंगे। मुझे अपने पति को निर्दोष साबित करने में आपकी मदद चाहिए अम्बे माँ। अम्बे माँ, आपको मेरा साथ देना होगा। पूनम लॉयर हायर करने जाती है और तभी वहां जाने से पहले उसके दिमाग में ये ख्याल आता है कि हे अम्बे माँ, मैंने तो ये सोचा ही नहीं कि वकील को हायर करने के खातिर मुझे उसकी फीस के पैसों का भी इंतजाम करना होगा, और अगर केस की अगली सुनवाई हुई
तो तब तो और भी ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ेगी, और ना मेरे पास घर है ना पैसे हैं। इतने पैसे कहाँ से लाऊं जिनसे मैं वकील के पैसे इकट्ठा कर पाऊं। तभी वहां पर महक और कैरव अपने छोटे छोटे गुल्लक लेकर आते हैं और बड़ी ही मासूमियत से कहते हैं, माँ ये लो, ये मेरा गुल्लक है। और ये मेरा। आप हम दोनों के गुल्लक से पैसे निकाल लो और पापा को जेल से बाहर ले आओ। हमें पता है पापा को पुलिस अंकल पकड़ कर ले गए हैं, जबकि वो तो निर्दोष हैं। हमारे पापा कभी भी कोई चोरी वोरी नहीं करेंगे, ये हमें बहुत अच्छे से पता है, क्योंकि वो हमारे पापा हैं। अपने बच्चों की बातें सुनकर पूनम भावुक हो जाती है और वो उन दोनों को अपने गले से लगाती है। मेरे बच्चे, तुम्हारे पापा को कुछ नहीं होगा, और देखना वो जल्द से जल्द हमारे साथ होंगे। पूनम पैसे जुटाने के लिए बहुत चिंतित होती है। वो कई सारे लोगों से पैसे की मदद मांगती है, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं करता। वो चिंताग्रस्त होकर एक पेड़ की छाया में बैठती है और तभी उसे एक विचार आता है, क्यों ना मैं एक पूरी सब्जी का ठेला शुरू कर दूं। हर मंगलवार को तो मैं देती ही हूँ मंदिर में जाके प्रसाद, और अम्बे माँ की कृपा से मरते दम तक दूंगी, लेकिन उसके अलावा भी मैं पूरी सब्जी को बेचकर पैसे कमा सकती हूँ, और फिर वकील को पैसे देकर मैं बृजमोहन जी को बचाने की केस की शुरुआत तो कर ही सकती हूँ ना। हाँ, ये सही रहेगा। पूनम पूरी सब्जी का ठेला लगाती है और थोड़ी ही देर में उसके ठेले के पास ग्राहकों की भीड़ जम जाती है और सभी पूनम के हाथ की बनी पूरी सब्जी बड़े ही चाव के साथ खाते हैं। आय हाय हाय हाय, लाजवाब, एकदम लाजवाब बनी है पूरी सब्जी। पूनम बहन, तुम्हारे हाथ में तो जादू है, जादू। साक्षात माँ अन्नपूर्णा का आशीर्वाद है तुम पर। धन्यवाद। मुझे तो और दो, हाँ 2 प्लेट और पूरी सब्जी खानी है। मेरा पेट तो भर चुका है, लेकिन मन ही नहीं भर रहा यार। इतनी स्वादिष्ट है ये पूरी सब्जी। आहा। जी जी, ये लीजिए, पेट भर कर खाइए। इस तरह पूनम अपनी पूरी सब्जी ठेले के जरिए बहुत सारे पैसे कमाती है और एक हफ्ते के अंदर वो लॉयर को हायर कर लेती है। कोर्ट में पेशी होती है। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। तभी बत्रा का लॉयर उठ जाता है और कहता है, योर ऑनर, माफी चाहता हूं, लेकिन मिस्टर बत्रा अभी तक कोर्ट में नहीं आए हैं। उनकी मौजूदगी के बिना। उतने में बत्रा वहां आ जाता है और वो कटघरे में खड़े बृजमोहन को जाकर गले लगाता है। सभी ये दृश्य देखकर चौंक जाते हैं। ये सब क्या है मिस्टर बत्रा? भूलिए मत, आपके पैसों का चुराने वाला चोर यही है, बृजमोहन पांडे। नहीं, बृजमोहन बेगुनाह है। ये लीजिए, इस पेन ड्राइव में सारा सच कैद है। देख लीजिए, ये उस कैमरे की फुटेज है जो मेरे रूम के एकदम खुफिया कोने में लगाया गया है, जो जल्दी किसी को नजर भी नहीं आता। और जब मैंने सीसीटीवी फुटेज चेक किया, तब जाकर मुझे सच पता चला। लॉयर और जज उस पेन ड्राइव को कनेक्ट करके कैमरा फुटेज देखते हैं, जिसमें दिखता है कि चोरी तो दूसरे नौकर लखन ने की है और लखन ने 5 लाख ले लिए और बाकी के 5 लाख बृजमोहन के झोले में डाल दिए ताकि शक की सुई उस पर ही जाए। इन सब के बाद कोर्ट इस केस को खत्म और खारिज कर देती है और लखन को गिरफ्तार किया जाता है। मुझे माफ कर दो बृजमोहन, मैंने तुम्हें न जाने क्या क्या कह दिया। मेरे कारण तुम्हें जेल में 1 हफ्ते तक रहना पड़ा, जबकि तुम तो सच्चे और अच्छे हो। दुनिया में तुम जैसा कोई नहीं है। सच्ची ईमानदारी तो आपने दिखाई है बत्रा साहब, आखिरी वक्त पर आकर सच को सबके सामने लाने की। आखिर माँ अम्बे ने सब कुछ ठीक कर दिया। जय माँ अम्बे। बत्रा और बृजमोहन दोनों फिर से काम करने लगते हैं और पूनम भी अपने पूरी सब्जी के ठेले को चलाती है और खूब प्रगति करती है। अमृता की शादी रंजन से होती है। अमृता के ससुराल वाले बहुत अंधविश्वासी होते हैं और वो लड़का लड़की में भी बहुत भेदभाव किया करते हैं। ससुराल में सास कावेरी और ससुर ओम प्रकाश होते हैं। एक दिन की बात है। अरे ओ कलमुही, अरे घर में लक्ष्मी की जगह पनौती को प्रवेश करवाना है क्या? अरे तुझे पता नहीं क्या कि शाम में सूर्यास्त के बाद झाड़ू लगाना अपशगुन की निशानी मानी जाती है। अकल तो घास चरने ही गई है तेरी तो, है ना? नहीं माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे ये बात पता नहीं थी। पता नहीं था तो अब पता कर लो। आइंदा से ऐसा कुछ होगा तो तुम्हें हम दंड देंगे।
इस घर की बहू हो तो इस घर के नियम कानून कायदे तुम्हें भली भांति पता होने चाहिए, समझी? जी पापा जी। अमृता के ससुराल वाले थोड़े सख्त दिल किस्म के होते हैं। पति रंजन भी अमृता से ज्यादा वास्ता नहीं रखता। अमृता बहुत अच्छा खाना बनाती और जब भी कोई उसके हाथ का खाना खाता अपनी उंगलियां चाटते रह जाता। लेकिन सबसे अधिक स्वादिष्ट अमृता जलेबियां बनाती। वाह वाह, क्या स्वाद है इन जलेबियों का। अमृता बहू, तू चाशनी में क्या जादू मिलाती है जो ये तेरे हाथ की बनी जलेबियां इतनी लजीज बनती हैं। आहा। हाँ अमृता बहू, मैंने अपने जीवन में कभी इतनी अच्छी इमरती नहीं खाई। अमृता, मैं तो कहता हूं कि तुम्हें ना अपना आलू जलेबी बेचने का बिजनेस शुरू कर देना चाहिए। क्यों माँ, सही कह रहा हूं ना मैं? चुप रह। हमारे खानदान में लड़कियां हमेशा लड़कों से एक कदम पीछे रहती हैं और बीवियों को बस अपनी घर गृहस्थी संभालनी चाहिए, बाकी का काम काज संभालने के लिए पति हैं। कुछ दिनों बाद अमृता गर्भवती हो जाती है और इसी खुशी में कावेरी पूरे मोहल्ले में लड्डू बांटती है। अमृता बहू, रंजन बेटा, मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि मैं कितनी खुश हूँ। आखिरकार मैं दादी जो बनने जा रही हूँ। मैंने पूरे मोहल्ले में जाकर लड्डू बांटे हैं। हाँ, वो भी इस खुशी में कि अब मेरे भी घर पोता होने वाला है। हाँ, और मैंने तो अपने पोते का नाम भी सोच लिया है। लेकिन माँ जी, पोता ही क्यों? अगर पोती हुई तो? नहीं अमृता, हमें तो लड़का ही चाहिए। हाँ बहू, हमें लड़का ही चाहिए। लड़कियां तो बोझ होती हैं, लेकिन लड़के ही काम के होते हैं। हाँ, मेरा पोता एकदम रंजन की तरह होगा, गोलू मोलू और एकदम हैंडसम। अमृता को घर वालों की बात खटकती है। माँ जी, आप एक औरत होकर ऐसी बात कर रही हैं? लड़कियां बोझ नहीं होती, वो तो माँ लक्ष्मी का रूप होती है। उनके होने से ही तो घर में रौनक होती है। अमृता, बस, हमने कह दिया सो कह दिया। हमें एक लड़का ही चाहिए। माँ, पापा, आप कल ही गुरुजी को बुलाइए और उनसे बात कीजिए और अमृता के हवन की तैयारी शुरू कर दीजिए। हवन? कैसा हवन? ओ अमृता बहू, तेरी हवन पूजा होगी। ये एक ऐसी पूजा है जिसमें गुरुजी को पता चल जाएगा कि तुझे लड़की होगी या लड़का। लेकिन ये पूजा क्यों माँ जी? आप सब ऐसा क्यों कर रहे हो? ये बेवकूफों वाली हरकत है। खामखा ये हरकत क्यों? बहू, बहुत बोल दिया तुमने। अब अपनी जुबान पर लगाम लगाओ और अपनी सेहत पर ध्यान दो। कावेरी, जाओ बहू के लिए गोंद के लड्डू बनाओ और बहू की सेवा में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। आखिर हमारे खानदान का चिराग जो आने वाला है। अमृता अब बहुत चिंताग्रस्त हो जाती है। ये सब क्या हो रहा है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। रंजन, माँ जी और पापा जी के मन में ये सब क्या चल रहा है? अमृता जब अपनी प्रेगनेंसी के चौथे महीने में होती है तभी उसकी हवन पूजा की जाती है, जिसमें गुरुजी रंजन, कावेरी और ओम प्रकाश से कहते हैं, माफ कीजिएगा, लेकिन मुझे आप लोगों को ये बताने में बहुत दुख हो रहा है कि अमृता बहू को एक लड़का नहीं, एक लड़की होने वाली है। गुरुजी की ये बात सुनकर ओम प्रकाश, कावेरी और रंजन के चेहरे के रंग उड़ जाते हैं। क्या? ऐसे कैसे हो सकता है? लेकिन मुझे तो एक लड़का ही चाहिए। पापा, देखो ना, ये क्या बोल रहे हैं गुरुजी? गुरुजी, ये कैसे संभव हो सकता है? अरे हमें एक लड़का ही चाहिए, लड़की नहीं। हाँ गुरुजी, कोई तो उपाय बताइए। अब मैं आपको क्या उपाय बताऊं कावेरी जी, ओम प्रकाश जी। अब जो है सो है, सच्चाई को स्वीकारिए और आगे बढ़िए। गुरुजी इतना कहकर चले जाते हैं। तभी रात में रंजन अमृता का सारा सामान उठाकर घर के बाहर फेंक देता है। रंजन, ये तुम क्या कर रहे हो? तुमने मेरा सामान क्यों फेंक दिया घर के बाहर? निकल जाओ मेरे घर से और दूर चली जाओ मेरी जिंदगी से, कोसों दूर। तू तो है ही पनौती, इसीलिए तू हमें एक लड़का नहीं दे सकती। तुझे हम क्यों पालें और तेरी देखरेख करें, जबकि तू हमें एक लड़की ही देगी। निकल जाओ यहाँ से और आइंदा से फिर कभी भी अपनी अपशगुनी कदम इस घर में लेकर मत आना। आप सब ये क्या बोल रहे हो?
अरे अंधविश्वास और लड़का लड़की के भेदभाव में आप लोग इतने अंधे हो गए हो कि आपको सही और गलत कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। रंजन, रंजन, ये जो कोई भी हो ना, चाहे लड़का हो या लड़की, है तो हमारी ही संतान ना। तुम अपने ही खून को इस तरह अपनाने से मुकर रहे हो। मैं कहाँ जाऊंगी इतनी ठंड में, मेरा तो इस दुनिया में कोई है भी नहीं। अपनी बकवास बंद करो और दफा हो जाओ यहाँ से, और अपनी बेटी को खुद ही पालो और खुद ही पोसो। मनहूसियत की निशानी हो तुम अमृता। रंजन अपनी गर्भवती बीवी अमृता को बेरहमी से धक्का मारकर घर से बाहर निकाल देता है। बेचारी अमृता कपकपाती हुई कड़ाके की ठंड में यहाँ से वहाँ अपना गर्भवती पेट लेकर घूमती है। वो रात भर एक फुटपाथ पर बैठकर ही रात गुजारती है। अगले दिन, रंजन, माँ जी और पापा जी ने मेरे साथ जो कुछ भी किया बहुत गलत किया, लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारूंगी। मैं अपनी कोख में पल रहे इस नन्ही जान को इस दुनिया में जरूर लाऊंगी, चाहे कोई इसे अपनाए ना अपनाए। इसकी माँ इसके लिए काफी है। गरीब हूँ, गर्भवती हूँ, लेकिन अपने बच्चे को इस दुनिया में लाने के लिए मैं हर मुश्किल को मात दे दूंगी। वहाँ रंजन दूसरी शादी कर लेता है। अमृता मंदिर जाकर माता रानी का आशीर्वाद लेती है और फिर जब वो बाजार के रास्ते से जा रही होती है तभी वो वहाँ पर बहुत सारे खाद्य पदार्थ वाले ठेले देखती है जिनके पास ग्राहकों की लंबी कतार लगी हुई होती है। ये छोटे छोटे ठेलों पर ग्राहकों की कितनी लंबी लंबी कतार लगी हुई है। इन छोटे छोटे बिजनेस से कितनी सारी कमाई की जा सकती है। क्यों ना मैं भी कुछ ऐसे ही करूँ। हाँ, मैं भी अपना एक ठेला लगाऊंगी, लेकिन मैं वहाँ कौन सा पदार्थ बेचूंगी? हाँ, जलेबी। बचपन से ही सभी को मेरे हाथ की बनी जलेबी बहुत पसंद आती है। अब ये गरीब गर्भवती जलेबी वाली क्या क्या करती है वो देखते जाओ। अमृता अपना ठेला लगाती है और वहाँ पर वो जलेबी बनाने लगती है। काम आरंभ करने से पहले वो हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करती है। जय माता दी, माता रानी, अपने पेट में पल रहे बच्चे के साथ एक नए सफर की शुरुआत कर रही हूँ। आपका आशीर्वाद और साथ हमेशा मुझ पर बनाए रखिएगा। अमृता ठेले पर जलेबियां बेचती है और ग्राहकों को उसके हाथ की बनी जलेबियां बहुत पसंद आती हैं और वो उसकी खूब प्रशंसा करते हैं। अरे वाह, इतनी अच्छी जलेबी तो हमने गांव के नंबर 1 हलवाई महाराज देव प्रसाद के यहाँ भी नहीं खाई। अरे अमृता जी, मुझे और 1 प्लेट जलेबी दे दो और मुझे 2 प्लेट आलू जलेबी और इमरती भी पैक करके दे देना। जी ठीक है, अभी देती हूँ। रंजन की दूसरी बीवी भी गर्भवती हो जाती है। अमृता खूब परिश्रम करती है और ढेर सारे पैसे कमाने लगती है और 9 महीने पूरे होने पर एक सुंदर सी फूल सी बेटी को जन्म देती है। वहीं रंजन की दूसरी बीवी भी एक लड़के को जन्म दे देती है उसके 9 महीने पूरे होने पर। बहुत साल बाद जब रंजन और अमृता के बेटा बेटी बड़े हो जाते हैं, रंजन को उसका बेटा घर से बाहर निकाल देता है। गट्टू बेटा, तू मुझे घर के बाहर क्यों निकाल रहा है? मैं कहाँ जाऊंगा अब 50 साल की उम्र में? दादा दादी भी इस दुनिया से चले गए और आपकी सारी जायदाद भी मेरी और मम्मी की हो गई है, इसलिए अब हमें आपकी कोई जरूरत नहीं है। वहीं अमृता की बेटी कनिका अब एक अफसर बनने गई होती है। रंजन अमृता के पास आकर माफी मांगता है, लेकिन तभी ये लीजिए कुछ पैसे रंजन जी और चले जाइए यहाँ से। मैं आपको मेरी माँ से मिलने नहीं दूंगी। आप जैसे बुरे पिता को तो यही सजा मिलनी चाहिए। आइंदा से अपनी शक्ल भी कभी मत दिखाइएगा। जाइए यहाँ से। रंजन अब बुरी तरह पछताता है और कनिका अपनी बूढ़ी माँ अमृता को बहुत अच्छे से संभालती है। अद्वैत एक अमीर घराने का बेटा था। उनके खानदान की टेक्सटाइल कंपनी पूरे शहर में मशहूर थी। वो अपनी माँ इरावती और पिता जितेंद्र के साथ रहा करता था। एक रोज अचानक से इरावती और जितेंद्र देखते हैं कि अद्वैत एक गांव की लड़की रज्जो के साथ शादी करके बंगले की चौखट पर आया है। दोनों के गले में वरमाला थी। अद्वैत बेटा, तुझे ये गांव की गंवार लड़की ही मिली थी क्या शादी करने के लिए? इतनी सारी लड़कियां हैं, पूरे शहर की लड़कियां तुझ पर मरती हैं। अरे और नहीं तो क्या, कहाँ तू एक बड़ा बिजनेस टाइकून और कहाँ ये गांव की देसी देहाती लड़की।
मॉम, डैड, आप प्लीज इसे ऐसा मत कहिए। इसका नाम रज्जू है, ये मेरी वाइफ है अभी। रज्जू और हम दोनों भी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। हमारी कंपनी के काम के सिलसिले में मैं इनके गांव चिरौली गया था और वहां की 1 महीने की बिजनेस ट्रिप में मुझे और रज्जू को एक दूसरे से प्यार हो गया। प्लीज हम दोनों के रिश्ते को एक्सेप्ट कर लीजिए। कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा ना, हरगिज नहीं होगा। न जाने कौन से खेत से उठाकर लाया है तू इस कलमुही को। इसके बदन से कितनी गंदी तेल की बू आ रही है। छी, इतने बड़े रईस खानदान की बहू और वो भी ये अनपढ़ गवार। तभी रज्जो बोलती है, गवार नहीं सासू माँ, हम पढ़े लिखे हैं। हम जानत हैं कि जौन कदम हम दोनों लोगन ने उठाया है ऊके कारण आप दोनों को बहुत ठेस पहुंच रही, लेकिन हमका माफ करते। हम और अद्वैत जी एक दूसरे से बहुते प्यार करत है। अरे चलो इरावती, ये फालतू का तमाशा हम और नहीं देख सकते। जितेंद्र और इरावती दोनों ही अपने कमरे में चले जाते हैं और बेचारी रज्जो रोने लगती है। देखा अद्वैत जी, हम तुमसे कहत रहे कि ई शादी से तोहार माई बापू को बहुत बुरा लागल है, और देखो वही हुआ। हमका माफ करते हो अद्वैत जी, हमका माफ करते हो। रज्जू, तुम्हें माफी मांगने की कोई भी जरूरत नहीं है। तुमने और मैंने कुछ गलत नहीं किया है। प्यार करना कोई गुनाह थोड़ी होता है। हमारा प्यार पवित्र है, हमारी ताकत है। अगले दिन रज्जो अपनी पहली रसोई बनाती है, जिसमें वो सारा देसी खाना ही बनाती है, और उस देसी खाने को देख इरावती और जितेंद्र बहुत गुस्सा हो जाते हैं। अरे बाप रे, इतना सारा ऑयली खाना! अरे इतने तेल की मिलावट करके हमारी जान लेने का इरादा है क्या तुम्हारा? और ये सब क्या है? समोसे, कचौड़ियाँ, जलेबी, ये सब देसी खाना क्यों बनाया है इस नॉनसेंस ने? घर के सारे नौकर चाकर क्या घोड़े बेच के सो रहे हैं? जाओ जल्दी हमारा डाइट फूड लाओ। और अद्वैत बेटा, तुम इस इडियट गवार औरत के हाथ के बने खाने का एक निवाला तक नहीं खाओगे। तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी बेटा। तुम्हें हैंडसम से एक बदसूरत बना देगी ये लड़की। मॉम प्लीज ऐसे मत बोलो। रज्जो बहुत अच्छा खाना बनाती है, और तो और चिरौली में इसका एक छोटा सा ढाबा भी है, जहां ये अपनी नानी माँ के साथ देसी खाना बनाकर बेचती है। ढाबा पर ही हम दोनों की पहली मुलाकात हुई थी। जाए दो सासू माँ, ससुर जी, अगर आप दोनों को हमरे हाथ का खाना बुरा लागत है तो कौनो बात नहीं, मत खाइए। हम आपके लिए फ्रूट सलाद बनाकर लाते हैं। कोई जरूरत नहीं। तुम जैसी देसी जाहिल औरत एक हेल्दी फ्रूट सलाद में भी चाट मसाला मिला देगी। बेवकूफ कहेंगी। मेरे इस बड़े शीश महल में 50 से भी ज्यादा नौकर हैं। अगर तुम्हें नौकरानी बनने का इतना ही शौक है तो अपने चिरौली में जाकर बस जाओ वापस। रज्जो को इरावती की बातों को सुनकर बहुत बुरा लगता है। वो चुपचाप सब कुछ सुनकर सह लेती है। दिन ब दिन अद्वैत और रज्जो दोनों ही बहुत खुश रहने लगते हैं। अद्वैत रज्जो के लिए महंगी ज्वेलरी और कपड़े लाता है और उसे हनीमून पर भी लेकर जाता है। ये सब देखकर इरावती का खून खौलने लगता है। ये रज्जो हमारे अद्वैत की बीवी नहीं हो सकती। हमेशा से मेरा यही सपना रहा है कि मेरे बेटे की बीवी और इस घर की बहू एकदम क्लासी हो, बिल्कुल किसी हीरोइन जैसी, ना कि एक गांव की गवार। लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं इरावती? अद्वैत और रज्जो दोनों की शादी तो हो चुकी है। दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। अब तो तुम चाह कर भी उन दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं कर सकती। कर सकती हूँ। इरावती सिंघानिया अगर कोई चीज करने की ठान ले तो वो उसे पूरा करके ही रहती है। मेरी सहेली दामिनी की बेटी लावण्या अब रज्जो और अद्वैत की जिंदगी में उन दोनों के बीच आएगी, और फिर देखना कैसे मैं उस गांव की घटिया लड़की को मेरे राजकुमार जैसे अद्वैत की जिंदगी से कूड़े की तरह बाहर निकाल फेंकती हूँ। इरावती लावण्या के पास जाकर उसे कहती है कि वो उसके साथ घर चले और रज्जो और अद्वैत के बीच आए, अद्वैत को अपनी ओर आकर्षित करे। लावण्या इस बात पर कहती है, ओके इरावती आंटी, आप बेफिक्र रहिए, मैं अद्वैत को चुंबक की तरह खुद से चिपका लूंगी। आप बस अब ये समझो कि आपके जीवन से रज्जो नाम की बला अब टलने वाली है। हाय, तू कितनी अच्छी है लावण्या बिटिया। इरावती लावण्या को घर लाती है और फिर अद्वैत और रज्जो से कहती है, मॉम, ये कौन है? ये लावण्या है अद्वैत बेटा।
मेरी सहेली की बेटी है, कुछ दिन हमारे घर पर ही रहेगी क्योंकि इसके मॉम डैड काम के सिलसिले में बाहर गए हैं। नमस्ते लावण्या दीदी। हमार नाम रज्जो, अद्वैत जी की धर्मपत्नी। नमस्ते रज्जो, तुम बहुत स्वीट हो। स्वीट माय फुट। ये लड़की इस घर के लिए पनौती है। डैड प्लीज प्लीज स्टॉप इट। हाय लावण्या, नाइस टू मीट यू। लावण्या सीधे अद्वैत को गले लगकर कहती है, इट्स लवली टू मीट यू अद्वैत। अद्वैत लावण्या की इस हरकत से थोड़ा सा ऑकवर्ड और अजीब महसूस करता है। लावण्या अब यूं ही रज्जो और अद्वैत के बीच आती ही रहती है। रज्जो, तुम तैयार हो गए या नहीं? अरे जल्दी चलो वरना सुबह का मंदिर की आरती मिस हो जाएगी। हाँ अद्वैत जी, आवत है 2 मिनट में। ओह वाह, तुम दोनों मंदिर जा रहे हो? मैं भी आऊंगी। लावण्या डायरेक्टली कार की फ्रंट सीट पर अद्वैत के बगल में बैठ जाती है और फिर बेचारी रज्जो को पीछे ही बैठना पड़ता है। फिर एक रोज जब अद्वैत और रज्जो एक डिनर डेट पर जा रहे होते हैं, तभी लावण्या रज्जो को रूम में लॉक कर देती है और होटल में अद्वैत के पास जाती है। अरे अद्वैत, तुम यहाँ रज्जो का इंतजार कर रहे हो क्या? डिनर डेट एंड ऑल। हाँ, हाउ रोमांटिक। हाँ लावण्या, लेकिन रज्जो फोन कॉल ही रिसीव नहीं कर रही है। जाने दो ना, बिजी होगी किसी काम में। चलो आज हम दोनों डिनर करते हैं साथ में। लेकिन लावण्या। अद्वैत कम ऑन यार। लावण्या अद्वैत की गोदी में जाकर बैठ जाती है और उसे अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करती है। इरावती लावण्या के काम से बहुत खुश होती है। बहुत खूब लावण्या, इसी तरह रज्जो और अद्वैत के बीच आ जा, दरार बनकर, और फिर तुझे मेरी बहू बनने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। इरावती वहां से चली जाती है। तभी लावण्या कहती है, बेचारी इरावती आंटी, इन्हें तो पता ही नहीं कि जिस लावण्या पर भरोसा करके वो उसे घर लाई हैं, वो तो असल में लुटेरी है। बस अब कल का दिन, उसके बाद मैं इस अमीर परिवार का सारा पैसा चुरा कर यहाँ से भाग जाऊंगी। लावण्या अगले दिन घर में बॉम्ब प्लांट करती है और सारा पैसा चुरा कर भाग जाती है। वहीं रज्जो जब बाजार से घर पर लौटती है, तभी बंगले को जलता हुआ देख उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। नहीं, सासू माँ, ससुर जी, अद्वैत जी। रज्जो फौरन घर के अंदर भागती है और पाइप के पानी से आग बुझाकर बेहोश पड़े अद्वैत, इरावती और जितेंद्र को हॉस्पिटल ले जाती है। डॉक्टर उनके इलाज के लिए पूरे 50,000 रुपए मांगते हैं। हे गंगा मैया, ओ लावण्या तो सब कुछ लूट कर भाग गई। अब हम कहाँ से पैसा लाएं? सासू माँ, ससुर जी और अद्वैत जी की जान को हमें कौनो भी हाल में बचाए के पड़ी। अब हमें फिर से उ गाँव की रज्जो बने के पड़ी। अपन ससुराल और अपन सुहाग की जान बचाए के खातिर ये देसी बहू अब अपन देसी ढाबा खोलेगी। रज्जो स्टेशन के बाहर अपना छोटा सा ढाबा खोलती है और वहां पर देसी फूड आइटम्स बनाकर बेचती है। वो यूं ही 5 दिन तक ढाबा चलाती है और खूब पैसे कमाती है। उसे बड़े बड़े रेस्टोरेंट से भी ऑर्डर्स आते हैं। अरे बोले तो गजब का देसी खाना बनाती हैं आप। हमारे रेस्टोरेंट के सभी कस्टमर्स तो बस खाने के दीवाने हो गए थे। अरे सच में, मेरे पूरे परिवार को भी इस ढाबे का सारा खाना पसंद है। आप कमाल हो रज्जो जी। थैंक यू जी, थैंक यू। और इस तरह रज्जो पैसे कमाकर अद्वैत, इरावती और जितेंद्र की जान बचाती है और 5 दिन के पूरे हॉस्पिटल ट्रीटमेंट का बिल भरती है। इस हादसे के बाद इरावती और जितेंद्र को अपनी गलतियों का एहसास होता है और वो रज्जो से माफी मांगकर उसे अपने घर की बहू के तौर पर स्वीकार कर लेती है। रज्जो, जो काम उस रात मुझे कर देना चाहिए था, आज मैं उसे पूरा करूंगी। आज तुम इस घर में बहू की तरह गृह प्रवेश करोगी। आओ। धन्यवाद सासू माँ। और इस तरह रज्जो गृह प्रवेश करती है। पूरा परिवार खुशी से एक साथ रहता है और रज्जो अपने देसी ढाबे को भी संभालती है। नयनपुर कहकर एक गांव में रश्मि अपनी बहन आरुषि के साथ रहा करती थी। दोनों की उम्र लगभग 25 साल की थी। दोनों ने ही अपने माता पिता को बचपन में ही खो दिया था और तभी से दोनों अकेली रहती थी। आरुषि गांव में पिज्जा बनाकर बेचती और बचपन से वो अपनी छोटी बहन रश्मि की देखभाल करती आई।
जबकि रश्मि कुछ काम नहीं किया करती और सिर्फ सजना सवरना ही करती। पिज्जा ले लो पिज्जा, स्वादिष्ट स्वादिष्ट तरह तरह के फ्लेवर्स का पिज्जा, नयनपुर पिज्जा कॉर्नर, आइए आइए पिज्जा ले लो पिज्जा। अरे वाह आरुषि, तुम्हारे हाथ का बना पिज्जा तो एकदम कमाल का बना है। तुमने तो बड़ी से बड़ी पिज्जा कंपनी को भी मात दे दी भाई। हाँ हाँ, सच में शहर में मिलने वाले पिज्जा से भी ज्यादा मजेदार और स्वादिष्ट है ये वाला पिज्जा। मजा ही आ गया भाई, मुझे और एक पिज्जा देना। और हाँ, इस बार चीज और टॉपिंग थोड़ी ज्यादा डालना। जी ठीक है, ये लीजिए। आरुषि पिज्जा बेचकर अपना और अपनी छोटी बहन रश्मि का पेट पालती। वो रोजाना रात को देर तक ओवर टाइम काम किया करती ताकि थोड़े और पैसे मिल सकें। एक रोज, ये देखो रश्मि, गांव में मेहंदी आर्टिस्ट की तलाश कर रहे हैं, क्यों ना तुम भी चली जाओ वहां पर, थोड़े बहुत पैसे भी कमा लोगी और तो और बहुत कुछ सीखने को भी मिल जाएगा तुम्हें। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी कहीं भी। और तुम ना हमेशा मेरी अम्मा मत बना करो। मुझे अच्छी तरह से पता है कि क्या करना है और क्या नहीं। हाँ नहीं तो अब जाओ, जाकर कुछ बनाओ, मुझे बहुत भूख लगी है। रश्मि के इतना उल्टा बोलने के बावजूद भी आरुषि उसे कुछ नहीं कहती और उसके लिए चूल्हे पर गर्मा गर्म फुलके सेकती है और उसे खाना देती है। आरुषि रश्मि का बिल्कुल एक माँ की तरह ध्यान रखती, लेकिन क्रूर रश्मि आरुषि से बहुत जलती और नफरत करती। दिन ब दिन आरुषि पिज्जा बेचकर बहुत सारे पैसे कमाने लगती है और ये सब देखकर रश्मि को बहुत जलन महसूस होती है। पता नहीं आरुषि अपने आप को क्या समझती है। हमेशा से ही इसके कारण मुझे तकलीफ मिली है। जहाँ जाती है वहाँ सभी लोग बोलते हैं कि देखो बड़ी बहन इतनी सुंदर और छोटी बहन निहायत ही बदसूरत। देखो बड़ी बहन इतनी मेहनत से पैसा कमा रही है और छोटी बहन बस आराम फरमा रही है। रश्मि की जलन आउट ऑफ कंट्रोल होने लगती है। आरुषि अपने पैसों से अब एक नया घर लेने की सोचती है। नया घर? तुम नया घर ले रही हो आरुषि? हाँ रश्मि, मैंने हमेशा से यही चाहा था कि मैं एक घर और एक खेती की जमीन लूंगी जो सिर्फ और सिर्फ मेरे नाम की होगी। अब भगवान की कृपा से सब कुशल मंगल हो ही रहा है। आरुषि खुद के नाम की जमीन और घर ले लेती है और ये सब देखकर रश्मि को और भी ज्यादा जलन होती है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आरुषि रश्मि से आगे नहीं निकल सकती। मैं आरुषि को अपने जीवन में इतना सफल होते हुए नहीं देख सकती, कभी नहीं। मुझे कुछ न कुछ तो करना होगा। मैं यूं हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठ सकती। मुझे आरुषि का किस्सा ही खत्म करना होगा। हाँ। रश्मि आरुषि को पूरी तरह बर्बाद करने के लिए उसके जन्मदिन के केक में एक इंजेक्शन मारती है जो बेहोशी वाला होता है। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुम जियो हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू आरुषि, हैप्पी बर्थडे टू यू। जन्मदिन की मुबारकबाद हो आरुषि। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि तू मुझे इतना बड़ा सरप्राइज देगी। बहुत बहुत धन्यवाद रश्मि। चलो चलो जल्दी जल्दी केक काट लो और अपना मुंह मीठा करो। हाँ हाँ। आरुषि केक काटती है और रश्मि उसे केक का एक टुकड़ा खिलाती है, जिसके बाद अचानक से आरुषि का सर भारी हो जाता है और उसे सब कुछ धुंधला धुंधला दिखाई देता है। ये मुझे क्या हो रहा है? मेरा सर चकरा रहा है रश्मि। रश्मि। इतना कहकर आरुषि वहीं पर बेहोश हो जाती है और तभी रश्मि उसे उठाकर एक ट्रक में डाल देती है और वो उस ट्रक ड्राइवर को पैसे देकर कहती है, ओए घोंचू, ये ले तेरे पैसे, और हाँ ध्यान रहे इसे शहर में फेंकना है, ठीक है ना? और ऐसी जगह फेंकना है कि किसी को पता ना चले, समझ गया ना तू? अरे मैडम, आप आंख बंद करके हम पर भरोसा कीजिए, हम आपका काम एकदम सही तरह से कर देंगे, टेंशन मत लीजिए। तो फिर टेंशन में मैं नहीं तुम आ जाओगे, क्योंकि तब मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। हाँ। रश्मि वहां से चली जाती है और बेचारी बेहोश आरुषि उस ट्रक में बैठकर सीधे शहर पहुंचती है। शहर पहुंचते ही ट्रक में बैठा ट्रक ड्राइवर सोच में पड़ जाता है। अरे यार, अब मैं क्या करूं? शहर तो पहुंच गया मैं, लेकिन
अब इस लड़की को फेंकू कहाँ? शहर में तो हर जगह कोई ना कोई रहता ही है। ऐसे में अगर किसी ने मुझे देख लिया तो बेवजह लेने के देने पड़ जाएंगे। आइडिया, उस पास की नदी में फेंकता हूं इसे। वहां कोई नहीं नजर आ रहा है, बहुत सुनसान एरिया लग रहा है वो तो। वो मूर्ख ट्रक ड्राइवर आरुषि को उस नदी में फेंक देता है और तभी रश्मि उसे कॉल करती है। क्या खबर है? फेंक दिया कि नहीं उस बेवकूफ को? जी मैडम, और फेंकना भी ऐसी जगह है जिस नदी में ढेर सारी खतरनाक पानी के अंदर रहने वाले जीव हों। लिख के ले लो, पक्का मगरमच्छ का ही भोजन बनेगी आपकी बहनिया। वेरी गुड। आरुषि उस नदी में बह रही होती है कि तभी कावेरी नामक एक बूढ़ी मछुआरन उसे देख लेती है और चौंक जाती है। हे भगवान, ये लड़की, ये कहीं मगरमच्छ का शिकार ना बन जाए। मुझे इसे बचाना होगा, वो भी हर हाल में। हाँ। कावेरी फौरन नाव में बैठकर नदी के बीचों बीच जाती है जहाँ पर आरुषि बह रही होती है और कावेरी उसे जाल में फंसाकर नाव में रख लेती है और अपने घर ले जाती है। कावेरी की देखरेख और जड़ी बूटियों से आरुषि एकदम ठीक हो जाती है और वो जब होश में आती है तभी उसे सब कुछ याद आता है, कैसे रश्मि ने उसे वो केक खिलाया और उसके बाद ही वो बेहोश हो गई। कावेरी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने एक माँ की तरह मेरी देखभाल की और तो और सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि आपने मेरी जान बचाई, अपनी जान की परवाह किए बिना। आरुषि बेटिया, तू तो मेरी बेटी समान है। तू मुझे धन्यवाद मत कह, अब से मैं तेरी माँ और तू मेरी बेटी। हाँ कावेरी माँ, मेरी सगी बहन रश्मि ने जो मेरे साथ किया है ना, उसके बाद तो मैं उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। मुझे बस अब अपने जीवन की नई शुरुआत करनी है। कावेरी माँ, मैंने सोच लिया है कि मुझे अब क्या करना है। मैं अब शहर में ही अपना पिज़्ज़ा स्टॉल खोलूंगी और अब यहाँ शहर में रहकर ही अपना जीवन यापन भी करूंगी। ये हुई ना बात आरुषि बिटिया, तू जो भी करेगी उसमें मैं तेरा साथ अवश्य दूंगी। मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है बिटिया। आरुषि अब शहर में ही अपना एक नया पिज़्ज़ा स्टॉल खोलती है और शहर के लोगों को भी उसका पिज़्ज़ा बहुत पसंद आता है। अरे वाह यार, ये पिज्जा तो बड़े से बड़े पिज्जा शॉप में मिलने वाले पिज्जा से भी बहुत टेस्टी है। मैं तो आपके पिज्जा स्टॉल का फैन बन गया भैया। हाँ जी, बहुत ही बढ़िया पिज्जा बना है और ये पनीर पिज्जा तो और भी स्वादिष्ट है। मैं तो आपका वीडियो रिकॉर्ड करूंगा और आपका इंटरव्यू लेना चाहूंगा आरुषि जी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आरुषि का पिज्जा ढाबा पूरे शहर में बहुत मशहूर हो जाता है और उसे बड़े बड़े पिज्जा कंपनीज भी हायर करते हैं और वो पिज्जा मेकिंग कंपटीशन में जीतकर भी कई सारे पैसे कमाने लगती है और इस तरह वो पैसे जुटाकर अपना खुद का पिज्जा शॉप खोलती है जो इंटरनेट पर बहुत फेमस हो जाता है। और आरुषि को शहर जाने के बाद सफल होते देख रश्मि को भी बहुत पछतावा और गुस्सा आता है। ओह नो, मैंने गलती कर दी उस आरुषि को शहर में भेजकर। बर्बाद होने की जगह वो तो आबाद हो गई। रश्मि सारी उम्र पछताती रहती है और गरीब पिज्जा वाली आरुषि ऊंचाइयों की इमारत छूती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।